Well, in this video, we will study about the transformers. इस एरिया से जो संभावित सवाल है वो कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, डिस्कस इट्स प्रिंसिपल, वर्किंग, एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर, यूजेस ऑफ ए ट्रांसफार्मर फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस एसी सप्लाई। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन की आपसे चर्चा करते हैं कि इसको हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। सो ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। सो इसका जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो जब हम इसकी वर्किंग करेंगे तो ये डेफिनेशन और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। अगला पार्ट है हमारा प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। प्रिंसिपल इसका है ट्रांसफार्मर it is based upon principle of mutual induction. It is based upon principle of mutual induction. और अब आप यहाँ से समझ के होंगे कि यदि ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि इसमें एक प्राइमरी कॉइल होगा और इसमें एक सेकेंडरी कॉइल होगा। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो दोनों कॉइल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है टॉप ऑफ वन अनदर, या इसका दूसरी संभावना ऐसे है कि आप इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हैं। दिस पार्ट इज द प्राइमरी कॉइल एंड दिस पार्ट इज द सेकेंडरी कॉइल। बट इसमें ये है कि ये जो सॉफ्ट आयरन कोर के जो सेपरेट लिम्स हैं इसमें ये सेपरेटली अरेंज होती हैं और इस डायग्राम में ये एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। आप चाहें तो डायग्राम नंबर ए, फिगर नंबर 1 का डायग्राम नंबर ए बना सकते हैं या आप चाहें तो डायग्राम नंबर बी बना सकते हैं। इसमें जो ये जो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल को आप इनपुट कॉइल कहते हैं और इसकी जो टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, ये देखिए एक जो जो डार्क ब्लैक पार्ट है, इन टर्न्स को आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल। और इस वायर से बनेगी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। तो जो कॉइल प्राइमरी कॉइल जिसको आप इनपुट कॉइल कहते हैं और जो सेकेंडरी कॉइल है इसको आप आउटपुट कॉइल कहते हैं। आगे हम चलते हैं कि जो अब आप सब प्रोसेस समझने की धीरे धीरे कोशिश करें। इसमें क्या होता है, इसमें नया हम कुछ नहीं सिखाएंगे। जो कुछ भी होगा वो ऑलरेडी आपने इसी चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। बस उसके इस्तेमाल करने के बाद हम एक मशीन बना देंगे। जो फिज़िक्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है उस फिज़िक्स से हम एक मशीन का निर्माण कर देंगे और नई फिज़िक्स इसमें कुछ नहीं होगी। जितना हमने टेक्स्ट पढ़ा है कि वो किस तरीके से नेचर और ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए यूज़फुल है, उसके बारे में हम आपसे यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए कि व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल, जब आप इस प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये देखिए इस तरीके से आप ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करने का सिंबल है और यहाँ से आप आउटपुट ले लेते हैं या कोई आप लोड लगा देते हैं। राइट, व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल, तो रिजल्ट एक करंट प्रोड्यूस होगा, एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विच लिंक्स विद द सेकेंडरी कॉइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट। तो जो प्राइमरी कॉइल से जब आप ईएमएफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, बट विल हैपन देन इट विल प्रोड्यूस करंट। सबसे पहले करंट पैदा करेगी और करंट क्या करेगा, वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें कॉइल में पैदा करेगा।
और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ विल प्रोड्यूस इन सच ए वे दैट विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये अपने फैराडेज लॉ में पढ़ा हुआ है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरीके से पैदा होगी, Faraday's law and Lenz's law, both will applicable over here. Induced EMF will develop in the coil in such a way so that it will oppose the increase in magnetic flux. अब ये जो EMF की वैल्यू होगी ये डिपेंड करेगी कि सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स कितने हैं। पर इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि आपका जो ट्रांसफार्मर है एक आइडियल ट्रांसफार्मर है जिसके बीच में प्राइमरी जो कॉइल है उसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। ये जो प्राइमरी कॉइल है इसका जो रेजिस्टेंस है बड़ा एकदम से नेग्लिजिबल है। इसकी इंपॉर्टेंस है, इस अजम्पशन की हम एक इम्पॉर्टेंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो सारी जो फ्लक्स है ये देखिए जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी कॉइल्स की टर्न्स हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। इसका एक अजम्पशन और है कि इसमें से जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट होंगी वो इन कॉइल्स की सारी इन कॉइल्स के बीच में से गुजरेंगी, कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इससे बाहर नहीं जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज सेम। Change in magnetic flux in the primary coil and change in magnetic flux in the secondary coil is also same. So मान लिया जाए कि phi is the flux in each turn of the core at any time t due to the current in the primary. So मैंने voltage Vp यहाँ से आप voltage primary coil से अप्लाई करते हैं तो induced EMF जो पैदा होगी secondary coil में वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि secondary coil की जो टर्न्स कितनी है ns। और ये फार्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि EMF डेवलप्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यू कैन मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा कि द अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो है वो प्राइमरी कॉइल में भी पैदा होगी और इसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ EMF डेवलप इन द प्राइमरी कॉइल वो डिपेंड करेगी दिस कॉल्ड बैक EMF, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। और ये आपकी अजम्पशन कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो दोनों कॉइल में सेम होगी बिकॉज इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो फ्लक्स लीकेज इज कंसिडर्ड ओवर हियर। सवाल ये है कि जो EMF इन द सेकेंडरी कॉइल इसको हम ऐसे मान लेते हैं EMF in the secondary coil is equal to the voltage in the secondary coil, and how we can assume that and this is the question. So now starting with primary coil, primary coil से हम पहले बात करते हैं फिर secondary की करेंगे। हम ये मानते हैं कि जो EMF develop in the primary coil is equal to the voltage in the primary coil, और ये इसलिए क्योंकि हमने assume किया था कि primary coil में जो करंट होगा सॉरी जो रेजिस्टेंस होगा अब वो बहुत कम होगा बिकॉज ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत स्मॉल होगा so that we can consider that this is EMF in the primary coil is equal to the voltage in the primary coil। और यदि हम ये secondary coil के लिए हम चले जो EMF in the secondary coil is considered to be equal to the voltage in the secondary coil because of the current taken is very small। ये approximation लगानी पड़ेगी because current taken is very small। इन्हीं assumption के ऊपर आपका जो ट्रांसफार्मर है वो बेस्ड है, करंट टेकन इज वेरी स्मॉल। so these are key assumptions, and third assumption is also over there that rate of change of flux in the primary and secondary coil is same। हम इनको सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि हम इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐसा लिख सकते हैं कि वोल्टेज इन द secondary coil is equal to minus of ns, and this is d phi upon dt. This is equation number 3, and voltage in the primary coil is equal to minus of np d phi upon dt. This is equation number 4। आप ऐसा करिए इक्वेशन नंबर 3 को आप इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड कर दीजिए। आपके पास क्या बचेगा, voltage in the secondary coil upon voltage in the primary coil
इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एस डी फाई अपॉन डी टी and minus of np d phi upon dt. So as the flux change in flux in both the coil is same, so it will cancel with this, minus इसके साथ cancel हो जाएगा, you will left with vs upon vp, the ratio of the voltage in primary, secondary and primary coil is equal to the number of turns in the secondary coil over number of turns in the primary coil. So ये आपके पास एक वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो आपके पास अवेलेबल हो गई और इसको आप इक्वेशन नंबर 5 मार्क कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं कि कुछ अजम्पशंस जिनकी चर्चा करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ लिखता हूँ अजम्पशंस। ये सब अजम्पशंस ही हैं जिनकी वजह से हमने इस इक्वेशन नंबर 5 को डिराइव किया है। तो पहली अजम्पशन हमारे पास क्या है, इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए द प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड द करंट आर वेरी स्मॉल। द प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट आर वेरी स्मॉल। जो प्राइमरी रेजिस्टेंस होगा और करंट जो है वो बहुत कम होंगे। इसी की वजह से हम लिख सकते हैं कि ई पी इज इक्वल टू वी पी। सो जो दूसरी अजम्पशन है वो ये है कि द सेम फ्लक्स लिंक्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, same flux links both primary and secondary। अब आप इसको देख भी सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो किस तरीके से, इस पांचवी इक्वेशन इसी के ऊपर बेस्ड है। सेम फ्लक्स लिंक बोथ थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ देखिए डी फाइव ऑन डी टी, प्राइमरी और सेकेंडरी में सेम फ्लक्स है, सेम चेंज इन फ्लक्स है, राइट। सो क्या एक ऐसे संभव है एज वेरी लिटिल फ्लक्स एस्केप फ्रॉम द कोर, माना है हमने एज वेरी लिटिल फ्लक्स एस्केप फ्रॉम द कोर। कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो बाहर नहीं जाती है। नंबर थर्ड, जो तीसरा अजम्पशन है कि द सेकेंडरी करंट इज वेरी स्मॉल। सेकेंडरी करंट इज वेरी स्मॉल। अब यहाँ देखिए एज द करंट सेकेंडरी करंट इज टेकन एज स्मॉल, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ई एस इज इक्वल टू ई एम एफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू द वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो तीनों अजम्पशन है वही क्वेश्चन नंबर 5 को ड्राइव करने में अपना रोल अदा करती हैं। अब हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि हमने जो अपना ट्रांसफार्मर बनाया, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये मोस्ट एफिशिएंट है और इसमें कोई लॉस नहीं है। तो इसको कंसिडर करने के बाद हम ये कल्पना करते हैं कि इफ द ट्रांसफार्मर इज अज्यूम्स टू बी 100% एफिशिएंट, विच इज नो वेयर पॉसिबल। 100% एफिशिएंसी कभी किसी सिस्टम की नहीं होती। सो इफ देयर इज नो एनर्जी लॉसेस विच इज, ये भी एक एडहॉक अजम्पशन है पर हमें मैथमेटिक्स करने के लिए ऐसा मानना पड़ेगा। सो यदि ये 100% एफिशिएंट है तो इनपुट पावर जो है और आउटपुट पावर के बराबर होगी। इफ ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट, यदि हमारा जो ट्रांसफार्मर है यदि 100% एफिशिएंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनपुट पावर है, जो इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर के बराबर होगी। इनपुट पावर जो है वो
आउटपुट पावर के बराबर होगी। तो पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला होता है V टाइम I। तो इनपुट पावर के लिए क्या लिखेंगे आप? इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट। आउटपुट पावर के लिए क्या लिखेंगे? आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। इसकी रेशो बनाइए आप वी एस अपॉन वी पी की रेशो बनाइए। वी एस अपॉन वी पी की जो रेशो बनेगी, वी एस अपॉन वी पी, ये आ जाएगी आई पी अपॉन करंट इन द प्राइमरी कॉइल टू द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। सो दिस इज अनदर इक्वेशन। ये आपके पास इस मैथमेटिक्स से एक अनदर इक्वेशन बनती है, इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 6। सो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, तो इक्वेशन नंबर 5 ये बताती है कि जो वी एस अपॉन वी पी है, ये बताती है आपको वी एस अपॉन वी पी की जो रेशो है वो तो एन एस और एन पी की रेशो के बराबर है। इक्वेशन नंबर 6 आपको ये बताती है कि जो वी एस अपॉन वी पी की जो रेशो है वो करंट इन द प्राइमरी कॉइल टू द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल के बराबर है। तो ये आपके पास एक नया रिलेशन आ गया इक्वेशन नंबर 7 में, कि इसका मतलब जो है करंट इन द प्राइमरी टू द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। ये एक बड़ी मज़ेदार मैथमेटिक्स आपके सामने आया है और ये डिज़ाइनिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम आगे चलते हैं कि हम इस रेशो से आगे क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमने सोचना है। देखिए कितना यूज़फुल है ये जो मैथमेटिक्स है, इसकी यूज़फुलनेस का अब आपको पता चल जाएगा। सो हाउ, अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज और करंट को इफेक्ट करता है। अब देखिए हमने किया कि जो वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल टू द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल ओवर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। अब आपने देखना है कि जो सेकेंडरी कॉइल में जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर होगी? n नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल बटा नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल टू द वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल। ओके, अब हम आपसे एक और चीज़ पर चर्चा करते हैं कि यदि फॉर एग्जांपल देखिए नंबर ऑफ टर्न्स, यदि मान लो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा हो जाए, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल यदि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा हो जाए तो क्या होने वाला है? सो सेकेंडरी वोल्टेज जो होगी वो प्राइमरी वोल्टेज से इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। वी विल कॉल इट एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, राइट। सो इसमें आप एक उदाहरण से ले सकते हैं कि यदि एन पी अपॉन एन एस, यदि एन एस अपॉन एन पी, सॉरी, इफ हियर एन एस अपॉन एन पी इज ग्रेटर देन 1, तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। उदाहरण लेते हैं हम, उदाहरण ऐसा लेते हैं कि मान लो इफ द प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल है वो कोई 100 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल जो है वो 200 है। तो इस केस में क्या होगा? एन एस और एन पी के यदि आप रेशो बनाएं तो वो आ जाएगी 2, और एन पी अपॉन एन एस की रेशो बनाएं तो वो आ जाएगी 1/2। अब आप के पास मान लो इनपुट में वोल्टेज है, फॉर एग्जांपल कि वोल्टेज इनपुट जो है आप 220 वोल्ट जो है वो प्राइमरी कॉइल से देना चाहते हैं एट द करंट ऑफ 10 एम्पियर, और करंट इन द प्राइमरी कॉइल जो है वो 10 एम्पियर है। ओके, तो आप देखेंगे कि आपके आउटपुट में क्या आ जाएगा। सो आउटपुट वोल्टेज एट द सेकेंडरी कॉइल इज एन एस अपॉन एन पी की जगह आप 2 लिख सकते हैं, और इनपुट वोल्टेज दिया आपने 220 वोल्ट, तो आपको आउटपुट में 440 वोल्ट मिलेंगे। और आपने दूसरी रेशो की है कि आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, ये क्वेश्चन भी है। और एन एस अपॉन एन पी का जो अब आप देखेंगे सेकेंडरी में करंट कितना आएगा, दैट इज एन पी अपॉन एन एस इंटू आई पी, करंट इन द प्राइमरी। तो एन पी अपॉन एन एस जो है, यहाँ देखिए ये 1/2 है, तो आप लिख सकते हैं 1/2
और प्राइमरी का जो करंट है वो है 10 एम्पियर है, तो ये आपके पास मिलेगा 5 एम्पियर। तो वोल्टेज जब इंक्रीज हो जाएगी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी 220 वोल्ट से 440 वोल्ट हो जाएगी, तो करंट सेकेंडरी में सिर्फ 5 एम्पियर रह जाएगा। इफ देयर इज इंक्रीज इन वोल्टेज as well as decrease in current, so that is very interesting in case of the step up transformer। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कुछ मैथमेटिक्स इस तरीके का होगा कि देखिए, इन केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इन केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल आर लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। यदि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल आर लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, तो NS अपॉन NP की रेशियो जो है वो लेस देन 1 आ जाएगी। एंड इन दिस केस द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल is greater than the current in the primary coil, right? So this is all about the step up and the step down transformer. You can devise an example in relations to step down transformer। आगे हम चलते हैं कि इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो सवाल था वो कुछ इस तरीके का था कि आप एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर के बारे में भी चर्चा करें। हम अगले पेज पर आपको सबसे पहले लिए चलते हैं, वहाँ हम पढ़ते हैं आप एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। सो ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस कौन कौन से हो सकते हैं? वो नंबर 1 है फ्लक्स लीकेज, नंबर 1 है फ्लक्स लीकेज। पहले तो हमने एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात की थी कि इसमें कोई फ्लक्स लॉस नहीं होता और आपका जो ट्रांसफार्मर है वो 100% एफिशिएंट है। बट नेचर में ऐसा नहीं होता, लॉसेस हमेशा होते हैं और कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता। तो जो लॉसेस रियलिस्टिक वे में होते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। वो उसमें पहला लॉस है फ्लक्स लीकेज। So there is always some flux leakage, जरूर होगा। That is not all the flux due to the primary जो coil हमने देखी थी वो सेकेंडरी coil से पास नहीं करता। तो कुछ lines of forces जो होती हैं because of poor designing और एयर गैप, जो कोर में एयर गैप थोड़ा बहुत रह जाता है उसकी वजह से कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो रिंग से पास नहीं करती है। इसको यदि आप रिड्यूस करना चाहें तो हम जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो कॉइल्स होती हैं वो उसको एक दूसरे के ऊपर बाइंड कर देते हैं। देखिए, आपको डायग्राम में लिए चलते हैं। ये देखिए, इसमें कोर में जो सॉफ्ट आयरन कोर है, इसमें जो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो सेकेंडरी कॉइल के बीच में से पास कर जाएं। तो इसके बीच में गैप है। सो इन गैप में से भी कई लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो बाहर चली जाती हैं। इसलिए 100% ये 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ सच फ्लक्स लीकेज। सो दूसरा जो पार्ट है, जो दूसरा लॉस है वो है रेजिस्टेंस ऑफ बाइंडिंग्स। रेजिस्टेंस ऑफ बाइंडिंग। देखिए, जो कॉइल्स आप इस्तेमाल करते हैं बाइंडिंग के लिए, वो जिस मटेरियल की बनी होती है उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है और यदि रेजिस्टेंस होगा तो उससे हीट लॉस जरूर होगा। आप जानते हैं कि हीट लॉस का जो फार्मूला होता है वो I²RT है। यदि उन बाइंडिंग के बीच में से करंट जा रहा है तो उनका यदि अपना रेजिस्टेंस है तो हीट लॉस पक्का होगा, जिसको हमने पहले आइडियल ट्रांसफार्मर में मान रखा था कि कोई फ्लक्स लीकेज नहीं होता, कोई हीट लॉस नहीं होता, पर प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। इसकी वजह से भी जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि
हम इसका जो लॉस है इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि दे रेजिस्ट करंट तो जितना वायर्स में से जाएगा वो तो जाएगा, पर आप रेजिस्टेंस को कैसे घटा सकते हैं? आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस है जो रो टाइम एल बाई ए होता है। यदि आप पतली वायर्स की जगह जो बाइंडिंग के लिए यदि आप मोटी वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ओनली दिस पार्ट, यदि ये एरिया ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस को घटाया जा सकता है, और यदि रेजिस्टेंस इस फार्मूले में से घट जाएगा तो हीट लॉस जो है उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। सो जो तीसरा एनर्जी लॉस है वो है, उसको हम बोलेंगे एडी करंट्स, लॉस ड्यू टू एडी करंट्स। तो ये चीज़ें हमने सब पढ़ रखी हैं। देखिए जब इसमें एडी करंट्स के बाद जब when a changing magnetic flux links with the iron core of the transformer, जब मैग्नेटिक फ्लक्स कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में चेंज होती है तो क्या होता है, एडी करंट्स पैदा हो जाते हैं। और ये जो एडी करंट्स पैदा होते हैं कोर में, ये हीट पैदा करते हैं, और इस हीट से क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है। और इस एनर्जी लॉस को हम यदि आयरन कोर को लेमिनेट कर दें तो इसको हम घटा सकते हैं। तो मैं डायग्राम से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जैसे आपका आयरन कोर यदि इस तरीके का होगा तो उसमें जो एडी करंट्स जो ऐसे सर्कुलेटिंग करंट्स पैदा होंगे, इस तरीके के जो सर्कुलेटिंग करंट्स हैं वो पैदा होंगे। ऑलराइट, और ये जो सर्कुलेटिंग करंट्स होंगे वो क्या करेंगे, हीट पैदा करेंगे, और इस हीटिंग इफेक्ट से फिर दोबारा क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। तो जब हम इसको लेमिनेट करेंगे, इस कोर को हम यदि लेमिनेट कर देते हैं, so we will laminate it in such a way then we can reduce these losses. I have explained this part earlier to you. Then this lamination can reduce the heat loss because of the eddy currents. Okay, ये laminated core हो जाएगा। This is laminated core, और ये solid core हो जाएगा। Okay, so there is one more point of energy losses is hysteresis loss. Another part is hysteresis loss. हिस्टेरिसिस लॉस। सो हिस्टेरिसिस लॉस में हम ये देखते हैं कि जो आपका कोर होता है, जब अल्टरनेटिंग करंट किसी प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर से पास होता है तो आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है और फिर डीमैग्नेटाइज होता है। तो आपने हिस्टेरिसिस कर्व में पढ़ा है कि पहले मैग्नेटाइजेशन होगी, फिर डीमैग्नेटाइजेशन होगी, और एक कंप्लीट एक साइकिल चलेगा, और इस साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी लॉस होती है इन मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। सो द एनर्जी लॉस इन ए कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू द एरिया अंडर द हिस्टेरिसिस लूप। तो इसमें जो एनर्जी लॉस कितना होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो एरिया अंडर द हिस्टेरिसिस लूप कितना है। ये पढ़ा है आपने, इसको आप थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें। दिस इज द हिस्टेरिसिस लूप। तो इसमें जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना लॉस ज़्यादा होगा। तो हम एक कोशिश करेंगे कि हम जो कोर बनाएं वो उसके लिए वो मटेरियल सेलेक्ट करें जिसका हिस्टेरिसिस एरिया अंडर द हिस्टेरिसिस लूप जो है वो स्मॉल होना चाहिए। तो हम इस तरीके के एनर्जी लॉस ड्यू टू हिस्टेरिसिस कर्व उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। सो अब हम लास्ट स्टेप हमारा है कि हम जिस पर्पस के लिए हमने ये मशीन बनाई है
उस पर्पस को हम कैसे हल कर लेते हैं। अब हमारा पर्पस ये है कि हमने वोल्टेज को लंबे डिस्टेंस तक कैसे ले जाना है। इसके लिए आप समझे कि डायग्राम किस तरीके का होना चाहिए, वो भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम वोल्टेज को ले जाने की कोशिश करते हैं कि हमने यदि इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक यदि ले जाना है तो हम कैसे करेंगे। इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का होगा। हम यहाँ बना देते हैं कि ये पावर ए है आपके पास, वोल्टेज यहाँ से हम भेजेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एंड दिस इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। अब ये ट्रांसमिशन लाइन होंगी, आगे आगे चली जाएंगी। ओके, और अब ये सब स्टेशन तक पहुंच गया आप, यू रीच टू द सब स्टेशन। और सब स्टेशन में क्या होगा, अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। This part will represent the mutual induction is taking place between the two. अब यहाँ होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देयर विल बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है और करंट इंक्रीज हो जाता है। जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जब ये हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है तो करंट लो हो जाता है। जैसे एग्जांपल हमने बीच में किया है, यहाँ आएगी अब हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, पर यहाँ करंट ज़्यादा हो जाता है। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ये आगे जाएगा हाउस होल्ड सप्लाई में। यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ लोड होगा, ये अब आपके घर तक पहुंच गया है, राइट। ये हाउस हो सकता है, राइट, शॉप हो सकती है और फैक्ट्री हो सकती है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट इट। ये पावर स्टेशन है। ये पावर स्टेशन से जब सप्लाई चलेगी सो इट विल लुक लाइक दिस। This is power station. Okay, so I think now it is very easy for you to understand कि अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि हम किस तरीके से वोल्टेज को ट्रांसफर करते हैं। लार्ज स्केल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस इज डन विद द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। इन ट्रांसफार्मर का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमने स्टेप अप का इस्तेमाल किया और यहाँ हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया। वोल्टेज आउटपुट ऑफ द जनरेटर इज स्टेप्ड अप। सबसे पहले हम इस वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। मीन स्टेप अप करने का मतलब समझ जाइए आप, हम वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है एट लो करंट। तो इस स्टेज पर क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। करंट यदि कम हो जाएगा तो जब ये वोल्टेज तारों से जाएगी तो यदि कम करंट होगा तो हीट जो कि आई स्क्वायर आर टी होती है। इफ करंट इज लेस तो एनर्जी जो लॉस होगी, ट्रांसमिशन लॉस इसको हम बोलते हैं, वो घट जाएगा। जब वो सब स्टेशन के पास जाएगी, सब स्टेशन पर जाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, तो वोल्टेज फिर लो हो जाएगी और करंट इंक्रीज हो जाएगा। हम जब घरों में जाएंगे, घरों के पास जब हम ले जाएंगे, फिर हम स्टेप डाउन करेंगे इसको और वोल्टेज को डिक्रीज कर देंगे और 220 वोल्ट के आसपास ले जाएंगे, और जो घरों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। बाकी और जो इसका सेंटेंसेस हैं वो आप एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ है इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है, उसके आप जो जरूर गो थ्रू हो, और फिर यदि कोई सवाल बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।